चलो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है कि 3 kg का ब्लॉक है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और वो दो स्प्रिंग से हैंग कर रहा है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है और एक ये वाला स्प्रिंग है। बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले सुनते जाओ। जिसका डाउट है, जिसका डाउट नहीं हो चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। नहीं बताने के बाद जहां नहीं समझ आए, अच्छा स्प्रिंग वाला अभी हुआ ही नहीं है तो फिर यार तब तो फिर मुझे लग रहा है सारे स्प्रिंग वाले ही है। तो 26 से लेकर के 33 तक, तो 32 तक छोड़ ही दो। फिर 26 से लेकर के 32 तक रहने ही दो। तो बचा कौन सा? 34, 33, 34 और 35। देखो फिर स्प्रिंग जब सर करा देंगे तो आप एक बार ट्राई कर लेना। 33 देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। यहाँ पे एक ट्रॉली जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक ट्रॉली है, ठीक है, और ये बोल रखा है एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहां से दे रखा है अल्फा इज द कांस्टेंट एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। चलो यहां से दे रखा है, इससे एक बॉल है जो कि यहां से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, कांस्टेंट एंगल बनाए हुए है, यानी आप इसके अंदर बैठ करके देखोगे तो ये बॉल जो होगा वो रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। तो इस बॉल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन टी लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में एक mg लगेगा, और उसके बाद ये क्या हो रहा होगा, ये नीचे जो है वो जी साइन थीटा से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक mg साइन थीटा आपको दिखेगा। मास इनटू ये सूडो फोर्स है हमारा, ये हमारा जो है वो सूडो फोर्स है, ठीक है भाई, सूडो फोर्स है। अब एक बात देखो, mg साइन थीटा, यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं इसमें तो ये वाला एंगल कितना है? तो ये एंगल हमारा अल्फा के बराबर है, ठीक है। यहां से देखें तो mg का कंपोनेंट क्या आएगा? तो ये अल्फा है, तो ये भी किसके बराबर? अल्फा आएगा। ये कितना आएगा? mg साइन अल्फा, ठीक है। और इधर के डायरेक्शन में कितना आएगा? mg कॉस अल्फा के बराबर। mg साइन अल्फा, उधर कितना? mg कॉस अल्फा। जब आप इसके अंदर बैठ करके देखोगे तो ये आपको रेस्ट पे दिख रहा है, यानी ये हमें क्या पता चलेगा कि mg साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर? तो mg साइन अल्फा के बराबर। तो पहली चीज यहां से ये आएगा कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा। दूसरा, जो टेंशन T होगा वो किसके बराबर होगा? तो mg cos अल्फा के बराबर। टेंशन T जो आएगा वो किसके बराबर होगा? mg cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, वही हमारा करेक्ट होगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? हाँ या ना? कंपोनेंट कैसे तोड़े? चलो देखो यार, इधर यहां से देखो, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले एक चीज देखो, थोड़ा बिल्कुल आराम से कर देखोगे, सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है जी साइन थीटा से, और ये जो बॉब है यानी जो पेंडुलम है वो कुछ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मान लो इधर के डायरेक्शन में एक टी लगेगा, इधर नीचे कौन सा लगेगा? mg। इधर टी और नीचे कौन सा? mg। यहां से एक चीज देखो, ये जो mg का कंपोनेंट आएगा वो mg का कंपोनेंट ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा, mg साइन अल्फा, mg कॉस अल्फा, यही आएगा। उसके बाद ये जो आएगा इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, वो कितना होगा? mg साइन थीटा के बराबर। इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा है तो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। बस आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है, रेस्ट पे दिखेगा, यानी mg साइन अल्फा इक्वल्स टू mg साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और टेंशन t जो होगा वो mg कॉस अल्फा के बराबर होगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? हाँ कि ना? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया?
34 मैं भेज चुका हूं ऑलरेडी आपको ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 35। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दे रखा है कंसिडर द शोन अरेंजमेंट, अज्यूम ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ। पहले तो फोटो बना लेते हैं ताकि क्या आखिर चल रहा है वो पता चलते रहेगा। यहां से देखो एक ट्रायंगुलर वेज है, इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। n represents the magnitude of normal reaction between the block and wedge। मतलब n जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। देन एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M along हॉरिजॉन्टल्स, मतलब इसका हमें इस वाले का एक्सेलरेशन निकालना। तो देखो यार बिल्कुल आसानी सवाल है ये तो। यहां से देखो अगर इसका FBD हम लोग बनाएं इस वेज के ऊपर, तो n उस स्मॉल m पे इधर लग रहा है तो इस वाले पे n इधर लगेगा, ये एंगल थीटा हो गया। यहां से देखें तो ये एंगल भी कितना, थीटा, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, थीटा के बराबर। क्लियर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। यहां से इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ n साइन थीटा और नीचे के डायरेक्शन में n कॉस थीटा, नीचे के डायरेक्शन में कितना, n कॉस थीटा। नीचे के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n साइन थीटा अपॉन कितना, m के बराबर, ये कैपिटल M। और कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो बस यही आंसर होगा। किधर के डायरेक्शन में, नेगेटिव x एक्सिस, मतलब जो भी आए अपना आंसर कितना हो जाएगा, C पार्ट। चलो ये बताओ अब यहां से क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक के डाउट अब भेजो आप। क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक के डाउट। चलो यहाँ देखो अब, यहाँ देखो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हमारा डाउट है 36। भाई ये क्या मतलब यार, 36 तो मतलब कम से कम नहीं पूछना चाहिए तुम लोग को। चलो देख लो फिर भी यार, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 में क्या दिया हुआ है कि एक मैन है जिसका मास दे रखा है 60 kg। चलो पहले तो फोटो बना लेते हैं। ये हमारा एक वेइंग मशीन है और इस पे एक आदमी खड़ा है। अब ये दिया हुआ है, एक या दो पार्ट में बताऊंगा इसका, सारे तो मैं बताने से टोटल 8 पार्ट है, सब में एक ही तरह का सवाल है। ये एक्सेलरेशन ऊपर है, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। पहला देखो हमें दिया हुआ है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, पहले पार्ट में दिया हुआ है, बस दो सवाल में बताऊंगा। पहला पार्ट दे रखा है A 0 हो जाए, V 0 हो जाए। अगर A और V दोनों ही 0 हैं, यानी ये पूरा जो एलिवेटर है वो रेस्ट पे है, चलो अच्छी बात है। अब उस केस में अगर मैन का FBD बनाए तो क्या लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स, नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स। क्या रहेगा, एक्सेलरेशन 0, n माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जो होता है ये हमें पता है नॉर्मल के बराबर होता है, तो कितना आएगा, mg के बराबर। फिर चलो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इसके बाद, मान लो एक फिफ्थ वाला पार्ट देख लो। सेकंड की जगह कौन सा बता दूं मैं, सेवेंथ करा देता हूँ। चलो ठीक है, सेवेंथ करा देता हूँ मैं, चलो तुम्हारी अरमान पूरा ही कर दूंगा। सेवेंथ पार्ट में देखो, सेवेंथ यार वेलोसिटी का तो कोई मतलब है नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यार ए की वैल्यू अगर +2 दिया हुआ है मतलब ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैन का FBD बनाएंगे तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, n माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर। तो नॉर्मल कितना आएगा, m इंटू जी प्लस ए। देख लेना जो भी वैल्यू आए वही आंसर होगा, वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे। फिफ्थ बता दूं, a की वैल्यू -2 है। फिफ्थ पार्ट में देखो a इक्वल्स टू कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 का मतलब यही होगा कि एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में,
तो कौन बड़ा होगा? अगर वो नीचे के डायरेक्शन में है तो mg बड़ा होगा, तो क्या आएगा फिर mg माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फाइनली n इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? m इंटू जी माइनस ए की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, ना कि -2 पुट करना है, ध्यान रखना। क्योंकि -2 इसीलिए दिया हुआ है कि डायरेक्शन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में, यही चीज शो करने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये टेंशन ना लेना कि सर एक बार माइनस साइन यहाँ पे पुट करें, नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यार डायरेक्शन हमें पता चल गया नेगेटिव डायरेक्शन यानी नीचे के डायरेक्शन में है, और हमने उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा है, ठीक है। चलो उसके बाद डाउट है आपका 36 के बाद 38। यहाँ देखो, इन अ टग ऑफ वॉर, क्या ये क्लियर हो गया? 7th वाले पार्ट में -2 पुट कर सकते हैं? नहीं, -2 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहां से देखो ये ऊपर के डायरेक्शन में हमने इक्वेशन के जो है एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा है। ऊपर ए है यानी ऊपर नॉर्मल, नीचे mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? चलो उसके बाद दे रखा है कि इन अ टग ऑफ वॉर कंटेस्ट two men pull on horizontal rope from opposite side. The winner will be the man who exerts greater force on the ground. एक बात सोचो कि जो ये जो वॉर वाला जो गेम होता है, इसमें क्या होता है हम लोग कि जो भी एक ही रस्सी को 2 एंड से अलग अलग पर्सन खींचते हैं, हाँ या ना, ये बताओ। क्या ये क्लियर है? तो ये बोला गया है कि विनर कौन होगा। तो एक बात सोचो, जब आप अर्थ पे जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। एक बात सोचो, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही अगर ज्यादा होगा तो टेंशन उतना ही ज्यादा, क्योंकि ये आदमी को रेस्ट पे रहना है, हाँ या ना? ये बताओ भाई। एक बात सोचो, आप अगर जब रस्सी खींचते हो तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होकर के खींचते हो, तो जब ऐसे टिल्ट होकर के खींचोगे मतलब वो आदमी कुछ ऐसे रहता है, ऐसे खींचता है, तो वो ग्राउंड पे इधर फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो इस आदमी पे फोर्स इधर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, जितना ये फोर्स ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा, तो टेंशन वो उतना ही फोर्स उस पे वो ज्यादा लगेगा, तो दूसरा वाला आदमी उतना ही जल्दी खिंचाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? बी पार्ट मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यार ये वाला जो कंटेस्ट होता है उसमें हम कैसे करते हैं कि दो तरफ से अलग अलग लोग एक ही रस्सी को खींचते रहते हैं, यही होता है। तो एक बार देखो, हम लोग रस्सी जब खींचते हैं तो एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे टिल्ट खड़े रहते हैं, टिल्टेड होकर के। अब एक बात सोचो, विनर कौन होता है? जो सामने वाला को गिरा दे। तो एक बात सोचो, उस वाले केस में क्या होगा? मान लो ये ऐसे फोर्स लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, हाँ कि ना? इसके ऊपर फोर्स ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ये ज्यादा होगा, रस्सी में टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये रेस्ट पे है तो रस्सी पे उतना ही ज्यादा टेंशन, तो ये सामने वाले पे टेंशन भी उतना ही ज्यादा, तो ये वाला जो आदमी होगा वो खिंचा जाएगा और ये वाला आदमी जीत जाएगा। समझ आया? हाँ कि ना? क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद अपना डाउट है क्वेश्चन नंबर 38 के बाद कौन सा? 39। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेक्स ए स्मॉलर एंगल विथ वर्टिकल। उससे क्या हो जाएगा? मान लो अगर कम फोर्स ज्यादा नहीं लगाएगा, उससे क्या हो जाएगा? अगर फोर्स ज्यादा नहीं लगाया, एंगल कम या ज्यादा करने से हमें थोड़ी इफेक्टिव नेट फोर्स, हमारा काम क्या है? टेंशन को ज्यादा करना। अब मान लो मैं भले खड़े खड़े रहूं, मैं मतलब खड़े रहूं और कोई फोर्स ही नहीं लगाऊं तो हारूंगा ही। अगर मान लो मैं भले खड़े रहूं, बिल्कुल जीरो ही बना दूं मैं, और मैं कोई फोर्स ही नहीं लगाऊं तो गिरूंगा ही मैं, हाँ या ना? 39 क्लास में हो चुका है। चलो बहुत शुभ समाचार दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अब। 39 क्लास में हो चुका है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अब हम लोग। 40 में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ बाउल इज म्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि एक बाउल और इंसेक्ट के बीच में जो है
जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है म्यू के बराबर। ठीक है, ये बाउल हो गया। क्या बोल रहे हो? अब यार रुक जाओ, अब शुरू कर दिए तो कर ही लेते हैं यार। कि radius of the bowl is r, the maximum height to which the insect can crawl in the bowl। अब एक बात देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जैसे मान लो एक ऐसा इंसेक्ट है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, सपोज यहां तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, उसके बाद इसके स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे की तरफ। स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी? जैसे मान लो ये ऊपर चढ़ेगा तो स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे की तरफ। तो उस समय इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? जस्ट जो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस समय फ्रिक्शन किधर? ऊपर के डायरेक्शन में। मान लो ये थीटा हो गया, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में mg लगेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना? थीटा के बराबर। तो बस ये बाउल के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही बैठा हुआ है, हमें क्या निकालना है? तो कितनी हाइट तक वो ऊपर क्रॉल कर सकता है, तो यही वाली हाइट है। ये वाली हाइट किसके बराबर? तो यहां से देखो ये आएगा अपना r cos थीटा। तो h इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास? r माइनस r cos थीटा। h इक्वल्स टू ये पूरा r, ये r cos थीटा, तो ये कितना होगा? r माइनस r cos थीटा के बराबर। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। यहां से ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। n cos थीटा जो आएगा वो किसके बराबर? mg। n cos थीटा कितना आएगा? mg। नहीं यार, ऐसा नहीं, गलत है। ऐसे देखो, यहां से देखो फ्रिक्शन F इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो म्यू इंटू एन के बराबर, यही आएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स जो होना चाहिए वो इस फ्रिक्शन से के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब जब तक फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन F शुड बी इक्वल्स टू किसके? इस वाले एंगल, लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, यानी कितना होगा? तो नॉर्मल का इधर तो कंपोनेंट 0, इसका इधर mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा के बराबर, और यही आएगा कितना? तो म्यू इंटू एन। एन हमारा किसके बराबर? mg cos थीटा। तो यही क्या आएगा? mg साइन थीटा के बराबर। यहां से अगर देखें तो mg से mg कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। tan थीटा अगर म्यू है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो आएगा वो किसके बराबर? म्यू अपॉन 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? r माइनस r cos थीटा की। चलो भाई, cos थीटा किसके बराबर? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस किसके बराबर आएगा? तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। बस यहाँ पे उठा के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्लियर हुआ ये चीज? पहले ये बताओ, हाँ है ना? क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। अरे भैया तुमने लेट कर दिया यार। हाँ 41 मैंने भेज दिया था, चलो अच्छी बात है, भेज दिया था ना 41। एक बार r cos थीटा में बता दो, है ना? r cos थीटा चलो बता देता हूँ। उसमें क्या था, जैसे मान लो ये हमारा बाउल था ना, ये जो बाउल था ये मैंने बोला था कि ये हमारा रेडियस r होगा, ये यहां तक मैक्सिमम पहुंच रहा था, ये थीटा एंगल, ये r, तो ये कितना? r cos थीटा। ये कितना? r cos थीटा। तो ये कितना आएगा? तो ये फाइनली हमारे पास कितना आएगा? तो ये r, ये r cos थीटा, तो ये h जो आएगा वो किसके बराबर? तो h इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा के बराबर। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 42। 41 हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
42 में देखिए, अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक ब्लॉक है जिसको हमने रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। कैन जस्ट बी पुश्ड अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स F। मतलब इस ब्लॉक को हम लोग जस्ट ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं F फोर्स एग्जर्ट करके, ठीक है। यानी F जो आएगा वो किसके बराबर, तो देखो जस्ट इसको पुश करने वाले हैं तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, यानी अगर इस समय इसका FBD बनाए तो क्या बनेगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में कैपिटल F, नीचे के डायरेक्शन में mg साइन थीटा, और एक नीचे के डायरेक्शन में ही लगेगा कौन सा, फ्रिक्शन, F इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा के बराबर। कितना लगेगा, फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, ठीक है भाई। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 60 डिग्री, मतलब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ा करके अब कितनी कर दी, 60 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि सेम ब्लॉक कैन जस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब अब एक बार देखो, हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा थीटा और इंक्रीज कर दिया, ये लो भाई 60 कर दिया। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि स्लाइडिंग डाउन, ये जो है इसको प्रिवेंट, मतलब अगर नीचे स्लाइड होने से बचाना है अगर हमें, तो सेम फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मैं सेम फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाऊं, इधर के डायरेक्शन में कितना लगेगा, mg साइन थीटा, यही लगेगा। अगर मैं स्लाइड होने से बचा रहा हूं तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में ही लगेगा, और ये किसके बराबर होगा, तो म्यू mg cos थीटा, ठीक है। मिनिमम फोर्स उनने बोला होगा ये चीज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यहां से देखो क्या लिखूंगा मैं, ये दोनों के बराबर, सम के बराबर, तो F इक्वल्स टू कितना, mg साइन 30 डिग्री प्लस कितना, तो म्यू mg cos 30 डिग्री। ये इस वाले से इक्वेशन मिलेगा। इस वाले के हिसाब से देखो, अगर मैं जस्ट ये मान लीजिए स्लाइड हो रहा है, मुझे बचाना है, तो मैं F फोर्स लगाऊंगा ऊपर के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, ऊपर। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, mg साइन 60 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो F प्लस कितना आएगा, इक्वल्स टू F प्लस म्यू mg cos 60 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, बस आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आया, पहले एक बात बताओ, हाँ या ना, ये डायरेक्शन से रिलेटेड कि क्यों इसमें ऊपर लगा, इस वाले में नीचे लगा, वही मेन था समझना, वही था सोचना भी। सर एक बार सेकंड केस नॉट क्लियर, फ्रिक्शन ऊपर नहीं आया समझ, चलो देख लेते हैं, यहां से देखते हैं। अब एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि सोचो जरा, मुझे इसको प्रिवेंट होने से बचाना है, तो पहले तो मान के चलो कि ये फोर्स मैं लगा ही नहीं रहा। तो अगर मुझे ये देखो, सवाल में ये बोला जा रहा है कि यार प्रिवेंट होने से बचाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी अगर फोर्स नहीं लगाऊं तो ये नीचे स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन किधर, ऊपर के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। अब जरा सोचो कि मान लो ये स्लाइड कर रहा है, तो अगर ये 60 है तो हो सकता है ये 40 होगा, हाँ है ना। अगर ये 60 तो ये हो सकता है 40 होगा, इसलिए स्लाइड कर रहा है अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊं तो। लेकिन मैं अगर 20 लगा दूं तो फिर रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन किधर, ऊपर के डायरेक्शन में, 40 ये लगेगा, 20 ये लगेगा, 60 ये रुका हुआ रहेगा। समझ आया, हाँ कि ना। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 42। ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कौन सा, 41 बेटा मैं भेज चुका हूं पहले ही, तो वो आप लोग पूछोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, एफ की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इसीलिए तो मैंने म्यू mg cos थीटा लिया हुआ है। 43 यहां से दिया हुआ है, बोर्ड इज बैलेंस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर लॉग, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज obtained with the help of addition of a weight to one end of the ends of the board.
When the board makes an angle theta with horizontal, coefficient of friction between the log and the board. 43 मना किया है अभी, ठीक है फिर रहने दो। 44 देखो, 44 अच्छा सवाल है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, मैंने बोला था बेटा ट्राई कर अभी उसके बाद। चलो आज वो दिन आ गया जब समझ आ जाएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल आराम से ढंग से सवाल पढ़ना आप लोग भी एक बार सवाल करना, सवाल पढ़ना जरूर। ये हमारे पास एक पूरा ये ग्राउंड है और इसके ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए, ये रहा हमारा 2 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक रखा हुआ है। चलो भाई, दोनों का मास दे रखा है स्मॉल m, इसका भी मास स्मॉल m और इसके ऊपर फोर्स कैपिटल F के बराबर। सर नाम भी दे रखा है, चलो नाम भी दे ही देते हैं, ये A और इसको B। सवाल ये बोला गया है यहाँ पे म्यू s इज ग्रेटर देन म्यू k है और यहाँ पे म्यू s इक्वल्स टू म्यू k है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक फोर्स जो है वो हमने अप्लाई किया F की वैल्यू, जो F की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर। द फोर्स इज अप्लाइड एट T इक्वल्स टू 0 व्हेन द सिस्टम वाज एट रेस्ट। मतलब इनिशियली सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे है। सही बात है, जब हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाएंगे T इक्वल्स टू 0 पे तो वो मूव करेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन B एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो फिर देखते हैं। अब यहां से देखो, पहले ये होगा क्या कि किसके बारे में पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, है ना। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप एक बार सोचो, ये जब T इक्वल्स टू 0 पे फोर्स 0 है, T इक्वल्स टू 0 पे क्या है, फोर्स हमारा क्या है, 0। जब फोर्स 0 है तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 0। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब एक बात सोचो जरा, यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये टाइम है। ग्राफ शुरू होगा कहाँ से, ओरिजिन से। ग्राफ स्टार्ट तो होगा और ओरिजिन से, सारे में ही ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जरा सोचो, इस पे फ्रिक्शन लगना कब शुरू होगा, जब इसमें टेंशन आएगा, हाँ या ना। इस पे फ्रिक्शन लगना कब शुरू होगा, जब इसमें कुछ ना कुछ टेंशन आएगा, उसके बिना ये मूव नहीं करेगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। सी और डी। अरे रुक जाओ ना यार, तुम लोग आंसर के पीछे क्यों भागते हो यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये इस पे ये खिंचाएगा तभी तो फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, और उसके लिए ये जरूरी है कि इसमें टेंशन आए, और टेंशन आने के लिए जरूरी है कि पहले इसमें ये फ्रिक्शन इसको जो है वो इसके से थोड़ा कम हो जाए। मतलब F की वैल्यू जो ये होगा, इफ कैपिटल F इज ग्रेटर देन स्मॉल f ऑन A, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑन A से अगर ज्यादा हुआ तो इसमें टेंशन आएगा और तब इस पे फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। F स्मॉल क्यू, यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 100 न्यूटन लग रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 150 न्यूटन है, तो यार एक बात बताओ, क्या इस रस्सी में टेंशन आएगा, नहीं आएगा। इस रस्सी में टेंशन नहीं आएगा। जब इस रस्सी में टेंशन नहीं आएगा तो ये आदमी अपना आराम से बैठा हुआ रहेगा, बोलेगा हमें कोई जरूरत ही नहीं है, जब कोई मुझे खींचेगा तब तो मैं फ्रिक्शन लगूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये तो जब इसमें टेंशन आ जाएगा, जब भी टेंशन अगर नॉन जीरो हुआ तो इसमें फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। तो यार सोचो, कैपिटल F जब इसके फ्रिक्शन से यानी म्यू एस इंटू एन से जब बड़ा होगा, म्यू एस इंटू एन से बड़ा होगा ये वाला फोर्स, तब इसमें टेंशन लगना शुरू होगा। यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक जो होगा आप फोर्स बढ़ाते जाओगे लेकिन फिर भी फ्रिक्शन फोर्स 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मान लो ये 100 न्यूटन हुआ, ये भी 100 न्यूटन के बराबर ही है फ्रिक्शन इसमें। अब इसके बाद मान लो हमने और बढ़ाया, 110, 120, 125 किया, तो ये टेंशन बढ़ाना शुरू होगा। जितने से आप बढ़ाओगे उतने से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जितना ये बढ़ेगा फ्रिक्शन ये भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये किसके बराबर, इसके बाद ऐसा लीनियर ग्राफ आएगा,
और फिर उसके बाद क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ से म्यू एस और म्यू के अलग होगा। एक समय आएगा जब ये स्लाइड करने लगेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ थोड़ी सी कम हो जाएगी और कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा देख के लग रहा है कि आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ए। क्या दे रखा है, रिपीट कर दे, यही है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे यार। नहीं समझ आया छोड़ दो फिर। देखो यार मैं बोल रहा हूँ जरा आराम से, बिल्कुल थोड़ा दिमाग को शांत करके सुनो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों ब्लॉक है, दोनों रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। ये एफ फोर्स लगना शुरू हुआ, एफ फोर्स लगना शुरू हुआ, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसके बारे में हमें देखना है टाइम के साथ। तो जरा यहां से देखो कैसे सोचेंगे। इस पे फ्रिक्शन कब आना शुरू होगा, जब इसमें टेंशन आ जाएगा। अगर इसमें टेंशन नॉन जीरो है तो ही यहां फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यहां फ्रिक्शन होने के लिए यहां टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए यहां नॉन जीरो टेंशन होने के लिए क्या होगा कि जब इसका जो फ्रिक्शन है इससे ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, मान लो अगर 100 न्यूटन ये लग सकता है फ्रिक्शन और ये भी 100 न्यूटन, तो 100 उस 100 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन ही काम तमाम कर देगा, इसको मूव ही नहीं करने देगा और इसमें टेंशन आने नहीं देगा। जब 100 न्यूटन से ज्यादा हुआ इसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये ब्लॉक जो है वो खिंचाना शुरू होगा। ब्लॉक खिंचाना शुरू होगा तो उस केस में क्या आएगा, इसमें टेंशन आना शुरू होगा। इसमें टेंशन आना शुरू होगा तो इसमें टेंशन आया तो ये फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। तो जब तक यहाँ पे ये जो कंडीशन रहेगा कि जब तक ये फोर्स इसके फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हुआ, ये फोर्स जीरो, उसके बाद बढ़ेगा फिर थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर? क्या अब क्लियर हो गया? हाँ है ना? हाँ एफ की लिमिटिंग वैल्यू, हाँ ये वाले की लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा हूं मैं। ग्राफ मैंने ऐसे ही बताया कि यहां से देखो, पहले तो जब तक ये जो है एफ ग्रेटर देन एफ नहीं, एफ इससे ये बड़ा नहीं होता, तब तक यहाँ फ्रिक्शन तब तक यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उसके बाद जब ये इसको एक्सीड कर जाएगा तो इसमें टेंशन नॉन जीरो होगा, तो फिर इसमें फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद जब मूव करने लगेगा तो थोड़ा कम काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। भाई ओरिजिन से ही तो स्टार्ट किया मैंने ग्राफ को। ये वाला पार्ट ओरिजिन से क्यों शुरू होगा, पहले तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इस वाले ब्लॉक बी पे पहले स्टार्टिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस बी वाले पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तब लगेगा जब इसमें टेंशन आएगा, और इसमें टेंशन तब आएगा जब इसका फ्रिक्शन इसको एक्सीड करे, सॉरी इसके फ्रिक्शन से ये वाली वैल्यू एक्सीड करेगी। कौन है भाई? ध्रुव गोयल। सर अगर फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड टाइम के बीच में होता तो नॉर्मल ग्राफ होता ना? हाँ नॉर्मल ही होता, नॉर्मल ही होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता। व्हाट वुड बी द ग्राफ इफ यूएस नॉट इक्वल्स टू यूके फॉर ब्लॉक ए? तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए अगर मान लो ग्राफ अगर देखते तो उस केस में क्या होगा कि यहां से तो भी इसके लिए ग्राफ सेम रहता। यहां से सोचो कि जैसे मान लो पहले 100 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक है, ये जो हमारा स्टैटिक है वो 100 न्यूटन है, ठीक है। मान लो काइनेटिक जो है वो कितना होगा, 98 न्यूटन। 98 न्यूटन आता तो एक बार सोचो 100 न्यूटन के बाद ये तो अभी मूव करता ही नहीं, टेंशन आता, टेंशन आता, और वो जब इस फोर्स के बराबर होता है, इस फोर्स को एक्सीड करता, तब जा करके फिर कुछ ग्राफ में चेंज आता। उस केस में भी अपना यही आएगा। ए के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच वो तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे, अगर ए के लिए ड्रॉ करें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा ही आएगा उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ किंग किसी लिए नहीं है क्योंकि म्यू एस और म्यू के सेम है। कुछ पार्ट के लिए फ्रिक्शन जीरो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ का टेंशन और यहाँ जब तक टेंशन नॉन जीरो रहे नहीं होगा, वहां उस समय तक इस पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। जब तक इसमें टेंशन नहीं आएगा इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा।
एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो तभी लगेगा ना, यहां से देखो जीरो के पार्ट, यहां जब तक ये कोई खींचने की कोशिश नहीं करेगा तब तक इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, एक मिनट, क्या क्या पूछे जा रहा है, रुक जाओ। ए एंड सी में क्या, ए और सी में, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें सी कहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा मुझे भी बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ सी कहाँ पे है। हाँ, बी टेंशन की वजह से मूव, टेंशन की वजह, टेंशन आएगा तो ये पहले फ्रिक्शन को ये बैलेंस करेगा, उसके बाद जब और टेंशन बढ़ेगा तब मूव करेगा। सी पार्ट बुक में, हाँ तो सी पार्ट और ए वाले में बेटा कुछ देर तक टेंशन जीरो है, जबकि ये उस वाले में शो नहीं किया है। ऐसा किसने बोल दिया कि जब ए चलना शुरू होगा तो टेंशन आएगा। यहां से देखो ए और सी में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कुछ दूर तक हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, जबकि सी वाले में नहीं दे रखा है। सी वाले में ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया है। इस वाले में देखो, एक बच्चे का सवाल था कि सर ए जब मूव करना शुरू करेगा तभी टेंशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये अगर मूव करेंगे तो ए और बी दोनों साथ में मूव करेंगे, ए कभी अकेला मूव नहीं करेगा। पहली बात तो ये रस्सी से कनेक्टेड है। अब उसके लिए जब ये मूव कर रहे और ये भी मूव करे तो उसके लिए इसका फ्रिक्शन भी तो बैलेंस होना चाहिए, तो उसके लिए टी जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, और तो इसीलिए जब ये टी इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी मूव करेगा, टी मोर देन एफ तब मूव करेगा। बिल्कुल यार, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, हर्षित गर्ग बेटा, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि इस पे कैसे, कि जब तक, एक बात सोचो, पहले इस पे 100 न्यूटन, इस पे फोर्स बढ़ रहा है, इसके फ्रिक्शन के द्वारा बैलेंस होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसमें इसके फ्रिक्शन के द्वारा बैलेंस होता जाएगा। धीरे धीरे जब इससे ये ज्यादा होगा तो टेंशन आएगा, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा। इस पे जब तक कोई ब्लॉक खींचने की कोशिश नहीं करेगा तब तक इस पे फ्रिक्शन आएगा ही क्यों, और इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश कौन करेगा, टेंशन। तो जब इसमें टेंशन आएगा तब फ्रिक्शन आएगा। सर आपको पता है, कैसे पता कि एफ लिमिटिंग फोर्स से बड़ा होगा, म्यू भी तो स्मॉल हो सकता है, तो कुछ फ्रिक्शन कम भी तो हो सकता है फोर्स से। एक बात बताओ, इसमें फोर्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, एफ की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है बेटा, एफ इक्वल्स टू टी दे रखा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है तो वैसे वैसे एक समय कुछ भी वैल्यू हो, म्यू चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, यार ये तो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये वैल्यू जो है वो तो जीरो से बड़ी आएगी कम से कम, म्यू एस इंटू एन, तो इससे ये तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसके बराबर होगा। अब क्लियर हुआ कि मुझे कैसे पता चला, हाँ या ना? चलो देखो अब यार, कोई नहीं, थोड़ा अब यहाँ डाउट था तो अब देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ देखो यार, तुम लोग इतना लंबा लंबा कैसे, 45 हो गया है क्लास में, चलो अच्छी बात है, 45 हो गया है तो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से देखो, चलो 46 से 56 तक करो, 46 भी हो गया है, चलो अच्छी बात है। 46 की बजाय 47 से 56 तक बोलो, 47 से 47 भी हो चुका है, 48, 48, चलो ठीक है, 48, 47 भी हो चुका है तो 48 से शुरू करो, 48 भी हो गया, अच्छा 49 भी हो चुका है, अच्छा 47 नहीं हुआ है, चलो देख लेंगे फिर, चलो 47, 49, 48, 50, 51, हाँ ठीक है 47 से कराते हैं, चलो टेंशन ना लो। 54 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो अब उतना रहने देते हैं। 50, 51 हो गया, सर ने ये क्वेश्चन अरे ठीक है यार, चलो अब एक आध तो कराने लेने दो यार। 47, 46 कंबाइंड थे, सर ने करवाया था, 46 और 47 कंबाइंड, हाँ तो यार 46 जब सर ने करवाया होगा तो 47 भी करवाई दिए होंगे।
करण का कहना है सर 47 नहीं हुआ है। चलो एक बार कर ही लेते हैं, चलो उसकी इच्छा पूरी होने दो। क्या डाउट है बेटा विशाखा? एक काम करना, जो डाउट है वो भेज देना, आप कर ले, उसको बता दूंगा मैं अलग से। चलो देखो कहाँ गया मार्ग। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 47 देखना है। एक स्मॉल एम मास है जो स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन, प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें म्यू जो दे रखा है वो किसके बराबर है? म्यू नॉट इंटू एक्स के बराबर। ये एक ब्लॉक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एम मास का एक ब्लॉक है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप्स, ये तो हो गया। इन द अबव क्वेश्चन द स्पीड ऑफ द मास व्हेन इट ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। यार ये तो पिछले करण, यार एक बात बताओ, जो पिछला जो इक्वेशन बना होगा उसी में बस वैल्यू पुट करनी रहेगी तुमको। तो जो x वैल्यू आया होगा उसमें 0 से x/2 पुट कर देना और 0 से v पुट कर देना, हो जाएगा। ये क्लियर हुआ करण? अब ये ट्राई कर लोगे? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, यार 48, 46, 47 के बाद 48 नहीं हो जाएगा? सवाल तो सेम ही है। 46, 47 के बाद एग्जैक्टली 48 सेम सवाल है, आंसर नहीं आया। देख लो फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री। एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.3x के बराबर। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। यहां से देखो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, x इज डिस्टेंस ट्रैवल, द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, किस पोजीशन पे स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। यहाँ पे ये स्लाइड करना स्टार्ट ही हो रहा होगा। इनिशियली जब x 0 है, x 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो उस केस में यहां से मान लो कि किसी भी x डिस्टेंस पे अगर हम लोग बात करें, सपोज यहां से ये चलना शुरू किया, x डिस्टेंस पे अगर हम एक्सेलरेशन देखें, अच्छा सर ने v मैक्स का एक्सप्रेशन डिराइव करवा दिया। यार तुम लोग एक बात बताओ यार, जो सवाल वो करवा देते हैं फिर वो क्यों पूछते रहते हो तुम लोग यार? यार एक बात देखो, x डिस्टेंस पे हमें निकालना है a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो mg साइन थीटा इधर की तरफ होगा और पीछे के डायरेक्शन में म्यू mg कॉस थीटा। तो कितना आएगा? mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन कितना? m के बराबर, यही आएगा। m से m कैंसिल आउट हुआ, a की वैल्यू आई v dv बाई dx, पुट कर देना वहां से, क्या हो जाएगा? x डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकाल करके dv बाई dx इक्वल्स टू 0 पुट कर देना। देखो मैक्सिमम स्पीड पूछा है ना, a इक्वल्स टू a आया, a इक्वल्स टू v d बाई dx लिखो और उसके बाद इंटीग्रेट करो, 0 से v, उसमें 0 से x, उसके बाद dv बाई dx इक्वल्स टू 0 पुट कर देना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं 48 के बाद यहां से देखो 49 क्वेश्चन में अ फिक्स्ड वेज विथ स्मूथ विथ बोथ सरफेस इंक्लाइंड। यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है
पार्टिकल P, पहले तो पूरा ही कंप्लीट डायग्राम ही बना लेते। वैसे सवाल देख के कुछ खास लग नहीं रहा है कि कुछ खास है इसमें। ये m मास है और ये 3m मास है। The system given that acceleration of each particle is of magnitude, a की वैल्यू दे रखी है g/5√2 के बराबर। a इक्वल्स टू क्या दे रखा है, g/5√2। यार अब तुम लोग यार क्लास में के सवाल पूछे जा रहे हो, तुम लोग यार अलग ही काम करते हो यार भाई। ये वाला रफ सरफेस है, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो म्यू, और यहाँ पे ये वाला स्मूथ है यानी म्यू की वैल्यू 0। तो करना क्या है इसमें, एफबीडी बनाओ। इसमें 3mg sin थीटा, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन इसका कितना है, इधर के डायरेक्शन में a मान लो, नीचे आएगा इतने से, ऊपर टेंशन T लगेगा, एक फ्रिक्शन F लगेगा। F की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू mg cos थीटा। म्यू mg कितना हुआ, cos थीटा। ये नीचे कितना हुआ, mg sin थीटा के बराबर, और ऊपर के डायरेक्शन में T लगेगा। स्मूथ है, ये भी ऊपर की तरफ A से जाएगा। बस काम यही करना है, 3mg sin थीटा माइनस T माइनस F इक्वल्स टू ये करो, इसमें T माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma करो। सी पार्ट बता दो इसका। इन द अबव क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द पुली। यहां से देखो ये पुली ये रहा, इसके द्वारा एक इधर T लगेगा, एक इधर T लगेगा, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। क्योंकि ये 45 है, ये 45, तो ये कितना 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, √2T के बराबर। टेंशन निकालो, √2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा।